हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुजीत और आज हम IBO 1 की नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हम कर रहे थे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट और इसे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिख रही है। यह studymates.com। ये वेबसाइट स्पेशली स्टडी मटेरियल्स, एग्ज़ाम पेपर्स, असाइनमेंट्स इन सब के लिए क्रिएट किया गया है। तो इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर CBSE, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी आपको स्टडी मटेरियल या फिर एग्ज़ाम पेपर्स, असाइनमेंट्स कुछ भी चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। क्योंकि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ चीज़ें अभी मिलेंगी, कुछ नहीं। जो भी आपको नहीं मिलता वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट किया था और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसे माइक्रो एंड मैक्रो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सेकंड क्लासिफिकेशन का जो ज़रिया है वो है जियोग्राफिकल, ठीक, या लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक, मतलब यहाँ पे आपको जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसे एरिया वाइज या लोकेशन वाइज क्लासिफाई किया जाता है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक आता है कंट्रोलेबल और एक आता है अनकंट्रोलेबल। ठीक, तो जो कंट्रोलेबल है, मतलब जिन पे बिजनेस का कंट्रोल होता है, वो विद इन द पेरीमीटर होते हैं, विद इन द पेरीमीटर। ठीक, जो बिजनेस के पेरीमीटर के अंदर होंगे वो सारे के सारे कंट्रोलेबल हो सकते हैं, उन्हें बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो बिज़नेस का अपना कंट्रोल होता है, उस पर क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है। सेकंड, फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस लाना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल डिसीजंस होता है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उसके अलावा डिविडेंड डिसीजन होता है। तो ये सारे के सारे जो है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये आपने FM में ग्रेजुएशन में किया होगा। ठीक, तो प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, मार्केटिंग हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो विद इन द पेरीमीटर्स होते हैं, मतलब फर्म के पेरीमीटर के अंदर होते हैं और इन पे फर्म का अपना कंट्रोल होता है। ठीक, फिर अनकंट्रोलेबल क्या होता है? ये वो है जो आउटसाइड फॉर्म्स पेरीमीटर होते हैं। फॉर्म्स पेरीमीटर मतलब जो ये फॉर्म्स के पेरीमीटर में नहीं आते, मतलब बिजनेस के कंट्रोल में नहीं आते, इसे अनकंट्रोलेबल कहा जाता है, मतलब कंट्रोल से बाहर है। और ये क्लासिफिकेशन जियोग्राफिकल वाइज है। ठीक, इसमें बेसिकली जो हमारे पास आता है, इसमें बेसिकली हमारे पास एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास फॉरेन इन्वायरमेंट आ जाता है और इसके अंदर हमारे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट आ जाता है। ठीक,
इसका मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसे हम मैक्रो और माइक्रो बेसिस पे ठीक क्लासीफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था। सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो ज्योग्राफिकल वाइज होता है, लोकेशन वाइज होता है। तो लोकेशन वाइज भी इसे फर्दर क्लासीफाई किया जाता है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में। तो कंट्रोलेबल वो होते हैं जो फर्म के पैरीमीटर के अंदर होते हैं, जो फर्म के अपने कंट्रोल में होते हैं, फर्म का उन पे डिसीजंस होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। और जो अनकंट्रोलेबल होते हैं वो फर्म के पैरीमीटर से बाहर होते हैं, मतलब फर्म के परिधि से बाहर होता है। सपोज ये है फर्म, ठीक, तो जो इनके अंदर फैक्टर्स हैं वो ये फैक्टर्स होंगे, और जो इससे बाहर फैक्टर्स हैं वो ये फैक्टर्स होंगे। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो हमने कहा था कि जो आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जाता है डोमेस्टिक में और फॉरेन में, ठीक। और एक ग्लोबल भी है, ग्लोबल की डिस्कशन हम बाद में करेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास दोस्तों जो डोमेस्टिक है और जो फॉरेन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, ये भी अनकंट्रोलेबल होता है और इस पर भी फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। यूजुअली डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें फर्म ऑपरेट करता है, इन्वायरमेंट जिसमें कोई फर्म अपने बिजनेस को रन करता है, ठीक। तो अगर ये हमारा डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है तो हम इससे अवेयर होंगे, ठीक। ऑब्वियस है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, जिस माहौल में हम रहते हैं उसके बारे में हम अवेयर होते हैं। और जो फॉरेन इन्वायरमेंट है, इससे हम अनअवेयर होते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, ठीक। तो फिर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में आता क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, किसी भी इन्वायरमेंट की बात करें, किसी भी लोकेशन की बात करें, तो सबसे पहले वहाँ पे अब उसका एक इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, ठीक। और क्या क्या हो सकता है? इकोनॉमिकल कंडीशंस के अलावा यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एंड लीगल स्ट्रक्चर। और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? किसी भी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता ही होता है, मतलब कंपटीशन तो होना ही है, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कह लो। इससे मैं कम्पिटिटिव कंडीशन कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो फिर इंटरनेशनल, सॉरी, जो फॉरेन है, फॉरेन इन्वायरमेंट वो क्या कंसिस्ट करता है? देखो, चाहे अपने घर में, मतलब अपने देश में बिजनेस कर रहे हो या किसी और भी देश में बिजनेस कर रहे हो, इकोनॉमिकल कंडीशन तो दोनों जगह होते हैं, थोड़े अलग होते हैं बट होते तो हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन दोनों जगह गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट और लीगल स्ट्रक्चर भी है। और क्या हो सकता है? और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंडीशंस भी होंगे, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस भी होंगे। तो फिर इसमें और इसमें क्या अंतर है? जब सब कुछ सेम है तो डोमेस्टिक और फॉरेन अलग कैसे हैं? इसका रीज़न ये है कि जो फॉरेन इन्वायरमेंट है, इनका ये जोग्राफिकल डिफरेंसेस आते हैं इनके अंदर। और क्या क्या आ सकता है? इनका सोशल एंड
कल्चरल डिफरेंसेस आ सकते हैं, इनके टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं, या फिर इनके जो आपके इकोलॉजिकल कंडीशन है, इकोलॉजिकल कंडीशन है वो अलग हो सकते हैं। ठीक, अब इस बात को समझते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो मतलब बिजनेस कहीं पर भी करो आप, बिजनेस चाहे आप भारत में करो, चाहे बिजनेस आप ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में किसी भी देश में करो, यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशंस होंगी, यहाँ के गवर्नमेंट्स होंगे, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा। इकोनॉमी यहाँ पर भी होगी, गवर्नमेंट यहाँ पे भी होगी, कंपटीशन यहाँ पे भी होगा। तो फिर ये दोनों जो डोमेस्टिक है और जो फॉरेन है, ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस ये है कि फॉरेन इन्वायरमेंट के कल्चर अलग होंगे, हमारे कल्चर से अलग हैं वो, वहाँ सोशल एंड कल्चर डिफरेंसेस आएंगे वहाँ पे। और क्या होगा, वहाँ का जियोग्राफी अलग है, हमारे पास अलग, मतलब जियोग्राफिकल की बात करें या फिर इकोलॉजिकल की बात करें, तो ये दोनों डिफरेंसेस आएंगे यहाँ पे। वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ पे माहौल अलग है, यहाँ पे माहौल अलग है, हमारी टेक्नोलॉजी अलग है, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो तीन चीज़ें तो दोनों में कॉमन होती है। ठीक, तीन चीज़ें तो दोनों में कॉमन होती है। उसके बाद के जो फैक्टर हैं वो फॉरेन इन्वायरमेंट में एडिशनल फैक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एडिशनल फैक्टर होते हैं। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका अब एक सवाल हमारे पास आता है कि एक फर्म है जो सपोज़ इंडिया में, इंडियन फर्म है कोई, खैर इंडिया में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं कुछ और बताऊं। सपोज़ एक कोई भी कंट्री मान लीजिए, कंट्री ए है, यहाँ का कोई फर्म यहाँ पे बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, तो वो फॉरेन मार्केट में क्यों जाना चाहता है? यानी एक फर्म अपने डोमेस्टिक मार्केट को से स्विच करके या फिर अपने डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में क्यों जाता है, उसके कुछ बेसिक रीजंस है, जिसमें एक रीज़न तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो है प्रॉफिट। ठीक, ओके। सेकंड क्या हो सकता है? मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, अपने मार्केट के साइज़ को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। क्या इनके अलावा कोई रीज़न है? ये जो रीज़न है ये सेल्फ मोटिवेटेड है। ठीक, सेल्फ मोटिवेटेड फैक्टर्स हैं, मतलब एक कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, एक कंपनी अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए फॉरेन मार्केट में शिफ्ट करती है। इसके अलावा भी कोई रीज़न है? बिल्कुल, इसके अलावा भी कोई रीज़न है। अगर भारत जैसे देशों की बात करें तो ये रीज़न ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ये क्या करते हैं? सबसे पहली बात तो इन्हें एक्सपोर्ट प्रमोशन, जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है। आपको पता है दोस्तों, किसी भी देश से जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाएंगे उतनी ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट करती है एक्सपोर्ट प्रमोशन की। दो तरह की पॉलिसी ये अडॉप्ट करती है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक करती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। या रिस्ट्रिक्शन। मतलब क्या है? एक तरफ तो वो चाहती है हमारी गवर्नमेंट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, दूसरी तरफ चाहती है हम कम से कम इंपोर्ट करें, और जो इंपोर्ट जिन चीज़ों का कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूशनल भारत में हम ढूंढें। ठीक, तो हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ करती है, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहती है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि वो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें तरह तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स दिए जाते हैं, उस इसलिए वो अदर मार्केट में शिफ्ट होना चाहते हैं।
ठीक, यानी अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ से उनके पास क्या आने वाला है, फॉरेन करेंसी। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है ऐसा करने में। ठीक, उसके अलावा अगर देखें तो और भी इसका रीज़न है इंसेंटिव, वो मैंने आपको बताया ही। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? अब इंसेंटिव्स मैंने अभी अभी आपको कहा कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट करती है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए वो इंसेंटिव्स देती है। इंसेंटिव्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है फिस्कल इंसेंटिव, इंसेंटिव हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक, एक होता है फिस्कल इंसेंटिव और एक होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब फिस्कल इंसेंटिव क्या है? फिस्कल आपको मालूम होगा बजट से रिलेटेड होता है। ठीक, बजट से रिलेटेड है, इसका मतलब है टैक्स से रिलेटेड है। तो फिस्कल इंसेंटिव में टैक्स रिबेट दिए जाते हैं, टैक्स रिबेट दिए जाते हैं। ठीक, मतलब सस्ते, मतलब टैक्स कम कर दिया जाता है या सब्सिडीज दी जाती है। सब्सिडीज सब्सिडीज दी जाती है। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल इंटेंसिव में उसे सस्ते रेट पे लोन दिया जाता है, लोन एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट। ठीक, तो इस तरह के इंसेंटिव्स के लिए या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए एक डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन मार्केट में जाना चाहती है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, एक हमारे पास मार्केट रह गया है। कौन सा है वो? ग्लोबल मार्केट। ठीक, तो अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट क्या है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप मतलब सबसे पहली बात, एक बेसिक लॉजिक समझते हैं कि एक कंपनी है, एक फर्म है जो एक अपने डोमेस्टिक मार्केट में सरवाइव कर रही है, फिर बिजनेस ऑपरेशन कर रही है। तो जो इसका डोमेस्टिक मार्केट है ये तो कहलाएगा डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक, किसी दूसरे देश में, मतलब यहाँ की कंपनी किसी दूसरे देश में बिजनेस कर रही है, इसे क्या कहेंगे? फॉरेन फॉरेन इन्वायरमेंट। ठीक, अब क्या है कि क्या कोई ऐसी इन्वायरमेंट है जो इनके अलावा हो? चलिए थोड़ा सा सोचिए यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सार्क के बारे में। ठीक, या फिर एशियान के बारे में। ये सब क्या है? क्या ये किसी एक देश में, पर्टिकुलर एक देश में, एक देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क करती है? नहीं। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो या फिर फॉरेन एनवायरनमेंट हो, ये पर्टिकुलर एक देश की बाउंड्री में रहेगी, चाहे अपने देश या किसी और देश में। जो ग्लोबल होता है वो क्या होता है? नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री। इट ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज। मतलब क्या है कि ये जो ऐसे जो ग्लोबल मार्केट है वो किसी एक कंट्री में लिमिटेड नहीं रहती, जबकि वो ट्रांसेंड करती है नेशनल बाउंड्री को, मतलब नेशनल बाउंड्री को वो पार करती है। अलग अलग देशों में वो बिज़नेस ऑपरेट करती है किसी भी तरीके से, लेकिन अलग अलग देशों में वर्क करती है। ठीक, तो ये क्या कहलाते हैं? ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में दोस्तों बेसिकली जो हमारे पास जो आता है, सॉरी, ग्लोबल एनवायरनमेंट, सॉरी, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है।
ठीक। तो जो आपकी ये मार्केट मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट है, इसमें एक तो हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है इकोनॉमिकल, रीजनल, इकोनॉमिकल रीजनल ग्रुपिंग। आगे के मतलब मॉड्यूल्स में आपको मैं इकोनॉमिकल रीजनल ग्रुपिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसे सार्क, यूएन, सॉरी यूरोपियन यूनियन, एशियान, नाफ्टा। तो ये है कुछ जो इकोनॉमिकल रीजनल ग्रुपिंग है।